डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इस सूखी हुई लकड़ी पर बैठा मैं पत्तियों को गिन रहा था जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मुझे ये आधी सूखी हुई पत्तियां बड़ी अच्छी लगती हैं और आसपास के ये पेड़ों की मैं पहचान हमेशा करता रहता हूँ। मैं 50 बार यहाँ पर आ चुका हूँ और हर बार कुछ नया एहसास होता है। अरे, मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मेरा नाम मैथ्यूज़ है और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और यहाँ पर आए हुए हैं। शार्लेट मेरी गर्लफ्रेंड, एलेक्स और टूको। हम चारों इस गोस्ट टाउन में आए हुए हैं। जी नहीं, गोस्ट टाउन वो नहीं होता जहाँ भूत प्रेत होते हैं, बल्कि गोस्ट टाउन उसे कहा जाता है जहाँ पर कोई रहता नहीं लेकिन कभी पहले कोई रहा होता है। लेकिन हो सकता है सरकारी सहूलत ना मिलने के कारण उस जगह को छोड़ने में सब समझदारी समझते हैं। तो ये एक पुराना गोस्ट टाउन है जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है। मैं अपनी माँ के सामने जिद किया करता था, माँ मुझे पब्लिक पार्क में लेकर चलो ना। और माँ कहती काम बहुत ज़्यादा है, शाम के वक्त समय लगता ही नहीं। लेकिन फिर मैं जिद करने लगता था और माँ को मुझे वहाँ पर ले जाना ही पड़ता था और वहाँ मैं 1 से 1.5 घंटे तक खेलता रहता। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन वो भी एक अलग समय हुआ करता था। जब हमने इस शहर को छोड़ा था उसके बाद धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन करने लगे थे, क्योंकि ये इलाका कुछ ऐसा ही है। सड़कें टूटी फूटी थी और यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाया करती थी। इसी कारण सड़कों पर बारिश का पानी आ जाया करता था और आने जाने में परेशानी होती। धीरे धीरे ये बड़ी परेशानी बनने लगी और लोगों ने इस शहर को छोड़ने में समझदारी समझी। लेकिन मेरी तो बचपन की यादें इससे जुड़ी हुई थी ना, इसीलिए पहले माँ के सामने जिद करता था यहाँ आने के लिए, अब दोस्तों के सामने जिद करनी पड़ रही थी। और शार्लेट ने कहा था मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और मेरे 2 और दोस्त मान चुके थे, एलेक्स और टूको। जबकि यहाँ पर हमारा पुराना घर था जो हमने खरीद रखा था और सोच रहे थे कभी यहाँ वापस आएंगे, लेकिन कभी मौका नहीं लगा। अब अपनी गर्लफ्रेंड को वो घर दिखाने के लिए यहाँ लेकर आया था। अंदर से काफ़ी गंदा था। हो सकता है यहाँ कभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो तो बारिश का पानी घर के अंदर आ चुका था। थोड़ी सफाई करनी पड़ी। यहाँ पर 5 कमरे थे और हर एक कमरे में हम अलग अलग बड़ी आसानी से रह सकते थे। मैंने दोस्तों को कहा था 4 से 5 दिनों तक हम यहाँ पर पिकनिक मनाएंगे और वो मान चुके थे। 2 घंटे लगे उस घर की सफाई करने के लिए और जैसे ही शाम का वक्त हुआ था मैंने अपने दोस्तों को कहा था ये वो पुराना शहर है ना जिसकी यादें मुझसे जुड़ी हुई हैं। मैं तुम सबको दिखाऊंगा यहाँ कौन सी जगह देखने वाली है। कुछ बड़ी ही अजीब जगह है। पहले उस पब्लिक पार्क में चलते हैं जहाँ से मेरे बचपन की यादें मेरे दिमाग में घूमना शुरू हो जाएंगी। वक्त शाम के 5 बजे का होगा। उस पुरानी पब्लिक पार्क में बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी, पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा थे और उनके बीच लगे हुए बच्चों के वो झूले। मैं बिल्कुल एक बच्चे की तरह भागता हुआ उन्हें गले से लगा चुका था, जिसके बाद उस टूटे हुए झूले पर बैठकर पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। मैं अपनी माँ को याद करने लगा था। मेरे दोस्तों को वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। गोस्ट टाउन को देखने का सपना हर किसी का होता है। भीड़ भाड़ से दूर हर कोई जाना चाहता है। यहाँ सड़कों पर घूमते वक्त ऐसा कभी महसूस हुआ ही नहीं कि आसपास कोई है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। मैंने अपने दोस्तों को कहा था चलो घर में चलते हैं, वैसे भी यहाँ सोलर लाइट लगी हुई है, परेशानी किसी तरह की नहीं होगी। हम यहाँ 4 से 5 दिन कैंपिंग करने के लिए आए हैं
बाकी कल घूमेंगे। लेकिन टूको, जिसे हमेशा सिगरेट पीने की तलब लगी रहती थी, वो कह रहा था, तुम चलो, मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा जंगली इलाके में घूमना है। तब शार्लेट ने कहा कि हम जहाँ पर भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, अकेला कहीं पर कोई नहीं जाएगा। टूको जिद करने लगा था कि मुझे तो सिगरेट पीनी ही है और यहाँ से थोड़ा दूर निकल कर पीनी है, खाली सा इलाका हो जहाँ कोई पानी हो। यहाँ आसपास क्या पानी, झरना, नदी कुछ नहीं है। मैंने कहा, है ना, इस शहर से थोड़ा बाहर हमें थोड़ा ही चलना पड़ेगा। उस तरफ एक पुल बना हुआ है जो नदी के ऊपर है, वहां पर पानी की आवाज आती है। क्या उस तरफ चलें? ज्यादा दूर नहीं है, शहर के अंदर ही उसे कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा जंगली इलाके में। टूको कहने लगा, बिल्कुल, चलो चलते हैं। मुझे पानी की आवाज पसंद है। अगर मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ, ज्यादातर पहाड़ों में जाना पसंद है, तो मुझे ऐसे झरने, पानी, नदियों की आवाज पसंद है। वहां बैठकर जब तक मैं एक बार सिगरेट ना पीऊं, मेरा दिन नहीं निकलता। हम चारों थे, इकट्ठे चलकर जा रहे, और वहां बंद पड़ी फैक्ट्री के बीच से निकलकर जाने का रास्ता मुझे पता था। हम उसके बीच से निकल रहे और वहां से अजीबोगरीब आवाजें आईं। ये जानवरों के लड़ने की आवाज थी, लेकिन दीवारें काफी ज्यादा ऊंची थी, तो उस तरफ से इधर कोई आने वाला नहीं था। ये बड़ी बिल्लियां भी हो सकती हैं या कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, इसीलिए हमें इकट्ठा रहना चाहिए, मैंने अपने दोस्तों को समझाया था। चलते चलते हम उस नदी के करीब पहुंचे थे और वहां पर वो पुराना पुल मुझे नजर आ गया। पहले कभी लोहे की तारों से बना हुआ ये पुल था, लेकिन जंगल के बीच कोई भी बनावटी चीज हो, धीरे धीरे कुदरती आकार में ढलने लगती है। जंगल के पौधे, कुछ बेलें उस पुल के ऊपर ऐसे चढ़ चुकी थी कि वो एक कुदरती पुल लग रहा, और टूको को वो पुल बहुत ज़्यादा पसंद आया। उस पुल पर चढ़ने के बाद टूको कहने लगा, वाह, इससे ज़्यादा खूबसूरत पुल मैंने कभी नहीं देखा। तुम अब मुझे थोड़ा खाली नहीं छोड़ोगे? मुझे यहाँ बैठकर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की यादें ताज़ा करनी है। तुम अपना रोमांस करो, और एलेक्स तुम भी देखो, आसपास घूम सकती हो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो, मुझे अकेले रहना है। जिसके बाद एलेक्स एक पेड़ पर चढ़ गया। वो ऐसा ही है, पेड़ों पर चढ़ना उसे पसंद है। जंगली पेड़ पौधों की पत्तियों को उखाड़ना, उन्हें इकट्ठा करना, तो वो ऐसा ही करने लगा। उसे एक पेड़ पसंद आया, वो जानना चाहता था ये पेड़ किसका है। वो उस पेड़ पर चढ़ा हुआ, और मुझे शार्लेट ने कहा, चलो दूसरी तरफ चलते हैं, वैसे जगह काफ़ी रोमांटिक लगती है, देखो हर पत्तियों के ऊपर पानी की बूंदें टिकी हुई हैं। तो मैं शार्लेट का हाथ पकड़कर जंगल के आगे की तरफ बढ़ने लगा था। थोड़ा दूर निकलने के बाद वहां से टूको मुझे नजर आ रहा था। मैं एक पत्थर के ऊपर बैठ गया, शार्लेट भी वहीं मेरे साथ बैठी हुई। हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। जिसके बाद हम 20 से 25 मिनट वहां पर बैठे। अंधेरा बढ़ने लगा था। मैंने शार्लेट को कहा, चलो चलते हैं ना। शार्लेट ने कहा, इतना अच्छा तो लग रहा है, थोड़ा अंधेरा हो भी जाए तो क्या है, यहाँ कोई हमें परेशान करने वाला है ही नहीं, और अभी तक टूको या एलेक्स ने कहा ही नहीं कि हमें जाना है, तो चुप करके बैठे रहो। लेकिन फिर मैंने शार्लेट को कहा, मुझे सूसू करने जाना है, इसीलिए मैं जल्दी निकलना चाहता हूँ। तो शार्लेट ने कहा, यहाँ कौन तुम्हें देख लेगा, किसी पेड़ के पीछे चले जाओ ना। तब भागता हुआ मैं एक पेड़ के पीछे पहुंचा। वहां पर मैं सूसू करने लगा। शार्लेट से काफ़ी ज़्यादा दूर था, और दूसरी तरफ मेरी नज़र एक और आदमी पर पड़ी। उस जंगल में हमारे सिवा भी कोई और मौजूद था, लेकिन वो दिखने में बड़ा अजीब था। होगा बहुत ज़्यादा दूर, मुझे बस उसके शरीर की बनावट, उसका रंग और उसकी आंखें साफ नजर आ रही थीं। कपड़े पुराने फीके पहने हुए थे उसने। चमड़ी उसकी काफ़ी पीली पीली सी लग रही थी, लेकिन उसकी जो आंखें थी वहाँ पर बड़े बड़े काले गड्ढे थे, जैसे वो अंधा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर था। और अगर वो अंधा है, इस तरफ देखने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कौन सा नज़र आ रहा होगा?
शायद वो वहां पर अकेला खड़ा है या आसपास कोई होगा, उसे कहकर गया होगा तुम यहां रुको, मैं आता हूं। तो मुझे लगा हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, यहां पर लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, तो हम भी चुपचाप पिकनिक मनाएंगे, किसी के साथ बात नहीं करेंगे। फिर मैं सुसु करने के बाद शार्लेट के पास आया और मैं शार्लेट को कहने लगा, उस तरफ एक आदमी है, वो अंधा नजर आता है, पुराने कपड़े पहने हुए हैं, पीली पीली सी चमड़ी है, कमजोर लग रहा है, लेकिन आंखें हैं ही नहीं, बड़े बड़े काले गड्ढे हैं। शार्लेट ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर वैसे भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मैं और शार्लेट जैसे ही चलकर टूको के पास गए, टूको कहने लगा, बड़ी देर लगा दी, मैं तो सोच रहा था तुम रोमांस कर रहे होगे, तो मैं परेशान करना नहीं चाहता था। एलेक्स भी वहाँ पर आ चुका था और हम चारों घर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन एक बार जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ से भी वो आदमी मुझे नजर आने लगा था। बड़ा अजीब था, कोई अंधा आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हो तो आपको अजीब तो लगेगा, जो ऐसा लग रहा है न हिल रहा है न हरकत कर रहा है, बिल्कुल उसका मुंह आपकी सीध में उसने टिका कर रखा है। फिर वहां से हम निकल आए थे। घर में सफाई पहले ही हो चुकी थी, हम काफी ज्यादा थके हुए थे। मैं शार्लेट के साथ सोने वाला था, टूको नीचे वाले कमरे में सोने वाला था, जबकि एलेक्स कह रहा था कि मैं बाहर फर्श पर सो जाऊंगा, ठंडा ठंडा फर्श मुझे अच्छा लग रहा है। सब आराम कर रहे थे। वक्त होगा 12 बजे का। अचानक मेरी नींद खुली, जिसके बाद दोबारा मुझे नींद नहीं आ रही थी। जबकि शार्लेट सो रही थी, मैंने उसे परेशान नहीं किया। मैं उठा और खिड़की का पर्दा हटाकर मैं बाहर देखने लगा। स्ट्रीट लाइट्स काम कर रही थीं, लेकिन जब मेरी दूर नज़र किसी पर पड़ी, मैं स्तब्ध रह गया था। ये वही आदमी था जिसने फीके कपड़े पहने हुए और आंखों में 2 काले गड्ढे। वो अंधा आदमी बहुत दूर, लेकिन उसने मुंह इसी तरफ किया हुआ, एक जगह खड़े, जैसे ताके जा रहा हो, लेकिन ताकने के लिए आंखें चाहिए। वो तो अंधा था, ऐसे किसी जगह खड़ा क्यों नजर आता है मुझे? मैंने सोचा, क्या मैं शार्लेट को उठाऊं, दिखाऊं उस आदमी को कि बड़ा अजीब है, जैसे एक ही जगह खड़ा रहता है, डर सा लग रहा है उससे। लेकिन फिर लगा, अगर मैं उसकी तरफ देखूंगा ही नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। वो बड़ा अजीब लग रहा था। मैं इधर उधर झांकने लगा, खिड़की पर बैठ चुका था। जिस चीज से आपको डर लगता है, बार बार आपकी नजर उसी तरफ तो जाती है। मेरी नजर भी बार बार उसकी तरफ जा रही थी, लेकिन वो आदमी था बहुत ज्यादा दूर और परेशान भी तो नहीं कर रहा था। कुछ देर मैं वहीं पर बैठा रहा, जिसके बाद मैंने पर्दा लगाया और फिर मैं सोने के लिए बेड पर आ गया। थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी मुझे, फिर मैं सो गया। और सुबह के वक्त मुझे एक भयानक सपना आया। मैं जंगल में था, मैं चारों तरफ देख रहा, और वैसे भी सपने में आपको पता नहीं होता कि आप सपने में हैं, तो सब कुछ असली लगता है। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, शार्लेट तुम कहाँ हो? मैं यहाँ अकेला कैसे आ गया? अरे तुम घर चली गई, मुझे साथ में लेकर नहीं गए। मैं जंगल में भटक रहा था। मैं घर आना चाहता था, लेकिन चारों तरफ रास्ता बंद, पेड़ बहुत ज्यादा लगे हुए थे। फिर एक पेड़ के ऊपर चढ़ा मैं, ये देखने के लिए कि घर कहाँ पर है। दूर दूर तक कुछ और नहीं था, लेकिन एक आदमी एक खास दूरी पर मेरी तरफ देख रहा, बिना आंखों के, वही अंधा आदमी। और उसे देखने के बाद मैं डर गया। सपने में भी उसने कुछ वैसा ही किया, बस वो खड़ा रहा। फिर मैं नीचे उतरा और नीचे उतरते वक्त मेरा सपना टूट गया। मैं उठा, थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो मैं शार्लेट को बताऊं। फिर मैंने नहाने के बाद शार्लेट को ये ज़रूर कहा था कि रात के वक्त मैंने खिड़की के बाहर उसी आदमी को देखा। शार्लेट ने कहा, तो क्या हुआ, यहीं कहीं रहने वाला होगा, घोस्ट टाउन है, मतलब पूरी तरह से खाली है,
अगर कोई होमलेस है और इन घरों में कहीं पर रहना शुरू कर देगा, किसी को कौन सा पता लगेगा? यहाँ कई लोग रहते हो सकते हैं। मैंने सुना है गोस्ट टाउन में छिप छिप कर लोग रहते हैं। शार्लेट की बात बिल्कुल सही लग रही थी, तो मैंने भी उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह सभी उठ चुके थे, तैयार हो चुके थे और अब शार्लेट कह रही थी कि हमें कोई तालाब ढूंढना होगा। क्या यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल या तालाब नहीं है? मैंने शार्लेट को कहा, एक स्विमिंग पूल है, लेकिन उसमें शायद पानी ना हो। मैंने अपने दोस्तों को वो पूल दिखाया जो पूरी तरह से सूखा था और उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई थी। तो टूको कहने लगा, हमें वो जंगल वाला कोई तालाब दिखाओ, यहाँ आसपास कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए। जंगल में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, नदियाँ भी उफान खा रही थी, तो यहाँ पर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पानी रुका हुआ हो। वहाँ पर बड़े आराम से नहाया जा सकता है, पूरा दिन बिताया जा सकता है। शार्लेट का भी यही कहना था, तो हम जंगल की तरफ बढ़ने लगे। मेरा मानना था जंगल में ज़्यादा सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन मेरे दोस्त कह रहे थे कि हम ज़्यादा दूर जाएंगे ही नहीं। तो चलते चलते 20 मिनट की दूरी पर हमें जंगल में एक ऐसी जगह मिली जहाँ एक तरफ से बारिश का पानी एक तालाब में गिर रहा था और वो पानी कांच की तरह साफ था। उसमें ज़रा भी गंदगी नहीं थी, ना उसमें मछलियाँ थीं, साफ पानी। तो मेरे दोस्तों ने कपड़े उतारे और उस तालाब में छलांगे लगाना शुरू कर दिया। मैं भी जल्दी से उसमें तैरना चाहता था और पानी इतना साफ था कि मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन तैरते तैरते अचानक मेरी नज़र दूर उस नदी की तरफ पड़ी। उस नदी के दूसरी तरफ वही आदमी था, बिना आंखों वाला, वो अंधा। और हर बार जब भी मेरी नज़र उस पर पड़ती थी, उसका चेहरा इसी तरफ होता जैसे वो बिना आंखों के भी हमारी तरफ देख रहा होता। तो मैं थोड़ा हड़बड़ी में अपने दोस्तों को कहने लगा, वो देखो, वो आदमी। मेरे दोस्तों ने भी उस आदमी को देखा। टूको थोड़ा गुस्सैल था और फिर कहने लगा, अगर ये ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, इसका मतलब तो ये है कि ये हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन दूर से साफ तो नज़र आ रहा है कि इसकी आंखें नहीं हैं, काले गड्ढे हैं। किसी चोट के कारण या बचपन से ही इसकी आंखें नहीं होंगी, लेकिन फिर ये हमारी तरफ चेहरा करके क्यों खड़ा रहता है? क्या इसने कोई काले चश्मे तो नहीं लगाए? अरे नहीं, चश्मे नहीं लगते। हम में बहस हुई। टूको चाहता था कि हम उससे जाकर बात करें, मैं मना कर रहा था, जिसके बाद सहमति इस चीज़ पर बनी, देखता है तो देखता रहे। वैसे भी इतनी दूरी है, कोई दूर से किसी तरफ भी देख सकता है, इसे ताड़ना नहीं कह सकते। और इसीलिए हम चुपचाप नहाते रहे। शार्लेट वहाँ पर कैमरा भी लेकर आई थी। 1 घंटे तक हम नहाते रहे और एक पत्थर के ऊपर चढ़ के हम चारों ने एक सेल्फी ली। एक ही तस्वीर खींची थी हमने, क्योंकि हमें मज़ा ही बहुत ज़्यादा आ रहा था और ज़्यादा समय कोई टिकने वाला नहीं था। अच्छे से नहाने के बाद हम घर में वापस आ चुके थे। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। शार्लेट खाना बनाने में लग चुकी थी। टूको कपड़े बदलना चाहता था और एलेक्स भी फर्श पर नीचे लेटा हुआ बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। मैं तस्वीर को अच्छे से देखना चाहता था। मैंने जब उस तस्वीर को जूम किया, वो आदमी जो अंधा था, तस्वीर में हमारे पीछे वो नजर आया। था बहुत ज़्यादा दूर, लेकिन इस बार उसने जगह बदली थी। पहले तो बार बार जब भी उस पर नजर जा रही थी, वो उस नदी के पीछे था, लेकिन इस बार तस्वीर में मैंने उसे नदी के इस तरफ देखा, कह सकते हैं कुछ फुट आगे। और फिर मैंने अपने दोस्तों को ये दिखाया और शार्लेट तो कहने लगी थी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या उस अंधे के बॉयफ्रेंड हो, बस उसकी बातें करते रहते हो। इसीलिए वो बात को मुझे अपने अंदर ही छिपाना पड़ा। अब मैं उसके बारे में दोबारा बात करता तो मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाने लगते, तंग करने लगते, तो मैं चुपचाप बस उसके बारे में सोच ही सकता था। फिर हम सब ने खाना खाया। शाम के वक्त हम उस गोस्ट टाउन में घूमते रहे, ना तो जंगल की तरफ गए ना उस पार्क की तरफ गए, और अंधेरा होने से पहले पहले हम वापस आ चुके थे
और इस बार घूमते घूमते थकान ज़्यादा हो गई तो सब सोने के लिए जल्दी चले गए थे। लेकिन आधी रात को मेरी तो नींद नहीं खुली थी। शार्लेट की नींद खुली और हड़बड़ी में वो उठी और मुझे भी जगाने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? तो शार्लेट ने मुझे कहा कि मुझे उस आदमी का सपना आया। वो बहुत दूर था जंगल में, फिर चलता चलता मेरे करीब आ रहा था और करीब आकर उसने कहा मैं तुम सबको देख सकता हूं। और वो बड़ा भयानक लग रहा था। उसकी आंखों के जो काले गड्ढे थे ना, उसके अंदर अजीब सी रोशनी थी। आंखें नहीं थी, सिर्फ रोशनी। मैंने शार्लेट को शांत किया। शार्लेट, सपना था वो, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे भी वो सपना आया था। जब किसी डरावनी चीज़ के बारे में या कोई अजीब चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं तो उसका सपना हमें आना जायज़ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। शार्लेट मेरी बातों पर यकीन करने लगी और फिर से लेट चुकी थी। लेकिन अगर मेरी नींद टूट जाए तो मुझे दोबारा नींद इतनी जल्दी नहीं आती। मैं तो उस खिड़की के पास पर्दा हटाकर बैठ चुका था। मेरी नज़र जब दूर पड़ी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज फिर से वो आदमी नज़र आएगा। लेकिन सच्ची बात, वो मुझे नज़र आया और इस बार ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा करीब आ चुका था। लेकिन एक ही जगह पर खड़ा, बिना आंखों वाला वो आदमी हमारे घर की तरफ मुंह करके खड़ा, और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। क्या है ये? आखिर हमारी तरफ मुंह करके क्यों खड़ा रहता है? अंधा है तो कोई ना कोई इसे लाकर यहाँ छोड़ता होगा। हमारा तो पीछा हो रहा है, ये साफ है कोई पीछा कर रहा है। लेकिन हम गोस्ट टाउन में हैं, तो यहाँ पर अगर पुलिस को कॉल भी करेंगे तो वो हमें यही कहेंगे कि हम यहाँ से बाहर निकलें। वो हमारी मदद के लिए इतनी दूर नहीं आने वाले। तो अब क्या करूँ? चुपचाप पर्दा लगा देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में अगर मैंने शार्लेट को बताया तो वो और ज़्यादा डर जाएगी। तो इस बात को मुझे अपने तक सीमित रखना होगा। जब हम सुबह उठे थे, मैं और शार्लेट बाहर निकले। एलेक्स और टूको आपस में झगड़ा कर रहे थे। मैंने उन्हें शांत किया। क्या हुआ? तो इस पर एलेक्स कहने लगा, बेवजह मुझे पागल पागल कहे जा रहा है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने पूछा बात क्या हुई है? तो एलेक्स ने बताया कि उसे पेंटिंग करना पसंद है। मैंने कहा तो इसमें नई बात क्या है? जानता हूँ हर जगह तू पेंटिंग बनाता रहता है। पेन हाथ लग जाए तो दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है, कोई नोटबुक मिल जाए तो वहाँ पेंटिंग बनाने लगता है। तो टूको ने कहा, ये रात को चलता भी है, उठता भी है। एलेक्स ने कहा, मैं पहले कभी रात को उठा या चला ही नहीं, अब एक बार ही तो हुआ है। मैंने तब एलेक्स की तरफ देखा और कहा, रात को तू चला था? उसने कहा, हाँ मैं शायद चला था और कुछ ऐसे ही पेंटिंग की आदत है तो करने लगा होगा। तब टूको ने कहा, दिखा ज़रा, दिखा, इन्हें भी दिखा। डराने की कोशिश कर रहा है ये, बेवजह। ये नींद में नहीं था, इसने ये जानबूझकर किया है। फिर एलेक्स ने नोटबुक में बनाई अपनी पेंटिंग दिखाई, और जबकि टूको कह रहा था ये नींद में नहीं था, और एलेक्स का मानना था कि वो नींद में था और ये उसने नींद में किया क्योंकि उसे पेंटिंग पसंद है। बंद आंखों से उसने नोटबुक पर कुछ बनाया था और देखने में ये बिल्कुल उस अंधे आदमी जैसा लग रहा था। आंखें नहीं थी, पीली पीली चमड़ी और फीके फीके कपड़े। एलेक्स अच्छी पेंटिंग बनाता था, लेकिन कोई आंखें बंद करके इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना सकता है? मुझे शक होने लगा और मैंने कहा, एलेक्स देख, ऐसा नहीं हो सकता कि तू नींद में चला और नींद में ये बना दिया। बंद आंखों से पेंटिंग नहीं बनती। टूको सही है। फिर टूको कहने लगा, अब बताओ पीटे इसे। डराने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स का चेहरा उतर चुका था। एलेक्स घबराने लगा था और फिर उसने कहा, यार तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। मुझे एलेक्स पर भरोसा था, माना वो कभी कभी मजाक करता है, लेकिन उसके बाद हंसने लगता है, ऐसे रोता कभी नहीं। एलेक्स रोकर कहने लगा था, भाई सच में ये अपने आप हुआ। जिंदगी में पहली बार नींद में मैंने कुछ बनाया है, तो ये एक बड़ा कारनामा है। लेकिन यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूं।
मैंने जल्दबाजी में उस पन्ने को फाड़ डाला, क्योंकि मैंने शार्लेट को डरते हुए भी देखा था। फिर शार्लेट खुद कहने लगी, ये जो अंधा आदमी है, हमें इससे बात करनी होगी। ये कौन है? हमारा पीछा क्यों करता रहता है? मुझे इसके सपने आते हैं। ये जो एलेक्स है, इसकी पेंटिंग बनाता है। बार बार मैथ्यूज को ये नजर आता है। चल क्या रहा है? ये आदमी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद टूको ने अपनी जेब से चाकू निकाला और कहने लगा, गोस्ट टाउन है, अंधा आदमी है, उसे काट कर कहीं दफना देंगे तो किसी को पता तक नहीं चलेगा। मैंने कहा, टूको देख, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम उसके पास जाएंगे, धमकाएंगे, डराएंगे। हाँ, इसकी धमकी भी दे सकते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है। मैं पहले कहता हूँ, चोट किसी को नहीं पहुँचानी है। हो सकता है उसके आसपास कोई और भी छिपा हुआ हो जो हमें डराने की कोशिश करे। फिर हम दोबारा तालाब की तरफ गए, क्योंकि हमें साफ था कि वो आदमी हमारा पीछा करता है। जब हम तालाब में नहाने लगे थे, मुझे वो आदमी दूर नजर आ गया, लेकिन इस बार उसने दूरी और ज़्यादा कम की थी। उसकी आंखें साफ नजर आ रही। वो अंधा ही था, जैसे आंखें किसी तरह जला दी गई हों। उसके बाद टूको उठा, उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा और उसने बड़ी तेजी से 2 कदम पीछे हटाए थे, फिर एक पेड़ के पीछे छिप गया। जब टूको उस जगह पहुंचा, वहां पर वो इशारा करने लगा कि वो आदमी यहां नहीं है। भाग गया क्या? मैंने कहा, भाग गया होगा। अब उसे पता लग गया है कि हम उसका पीछा करेंगे। टूको जैसे ही तालाब के पानी में आया, वो आदमी उसी पेड़ के पीछे से निकला और वहीं पर खड़ा हो गया। टूको ने दूसरी बार कोशिश की। टूको जैसे ही भागकर उस पेड़ के पास पहुंचा, वो इतनी जल्दी छिप जाता है, उसके बाद नजर ही नहीं आता है। हम करें तो करें क्या? हर किसी का यही सवाल था। टूको जैसे ही तालाब के पास आया, वो आदमी फिर से पेड़ के पीछे से निकला। टूको दूर से इशारा करने लगा चाकू दिखाकर कि अब तेरी खैर नहीं, चला जा, हमसे दूर चला जा। टूको ने चीखते हुए कहा था, लेकिन वो ना कोई हरकत करता था, ना बोलता था, बस सीधा खड़ा रहता था, मुंह हमारी तरफ किए हुए। अब हमारा मानना था कि वो हमसे डरता भी है। अगर वो डरता है तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वैसे भी अंधा है वो। हम तालाब से निकलकर घर आ चुके थे। घर आने के बाद ज़्यादा समय हमने उस घर के अंदर ही बिताया, लेकिन जब शाम का वक्त था, मैंने बाहर उस आदमी को देखा। इस बार वो ज़्यादा दूर नहीं था, बल्कि हमारा घर, बीच में सड़क, दूसरी तरफ दूसरा घर था जो काफ़ी पुराना था। उसकी दीवार के पीछे खड़ा था वो, ऊपर से नज़र आ रहा। जब मैं एलेक्स को लेकर उस घर के अंदर गया था, वो गायब हो चुका था, जबकि वापस आने के बाद शार्लेट ने बताया वो वहाँ से भागा नहीं था, दीवार के पीछे छिप गया था और तुम भी वहीं पर थे। तो वो वहीं होना चाहिए, लेकिन हमें तो नज़र नहीं आया था। लेकिन जब हमने दोबारा उस जगह देखा, शार्लेट ने बताया कि वो दीवार के पीछे से ही तो निकला है, जैसे उसे छिपने की जगह पता है। हम जब करीब जाते हैं वो छिप जाता है, लेकिन कोई दीवार के अंदर कैसे छिप सकता है? इसका जवाब हमारे पास नहीं था। शाम के वक्त हमें सड़ी हुई लकड़ी की और चमड़े की बदबू आने लगी। ये बड़ी अजीबोगरीब बदबू थी, जैसे बाहर किसी ने चमड़े को जलाया हो या सूखी गीली लकड़ी घर के आसपास रखी हो जो इतनी ज़्यादा बदबू कर रही है। हमने उस सड़ी गली लकड़ी और वो जलाए गए चमड़े को ढूंढने की कोशिश की, हमें नहीं मिला। और जब हम अपने घर से थोड़ा दूर गए, वो बदबू भी बंद हो चुकी थी, जैसे हमारे घर के आसपास ही वो चीज़ है जो बदबू कर रही है। लेकिन कहाँ पर? हमने अच्छी तरह से खंगाला, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, बदबू ही बदबू। जिसके बाद हमने खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर लिए थे। वक्त रात का था और हर कोई थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। कोई अजीब आदमी आपका पीछा करे तो डर जायज़ है। रात को सबको उसका सपना आया था। उस अंधे आदमी का सपना कितना डरावना हो सकता है,
जब सबको एक जैसा ही सपना आए कि हम जंगल में भाग रहे हैं और वो बिना आंखों वाला पीछा कर रहा है और हर बार करीब आता जा रहा है और इससे पहले कि वो पकड़ लेता सबकी एक साथ नींद खुली थी। सुबह के वक्त हम घबरा चुके थे और हमें लगा कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। और तब टूको ने कहा, हम किसी से बात कर सकते हैं क्या? उसे इसके बारे में पता होगा। इस जगह पर कोई अंधा आदमी घूमता है, इसका पता हम इस शहर से थोड़ी दूरी पर बनी हुई उस लाइब्रेरी में लगा सकते हैं। याद है तुम्हें, वो टोल के पास एक लाइब्रेरी भी बनी हुई थी, एक छोटा रेस्टोरेंट भी था। शायद ये पहले से बना होगा। भले ही इस शहर को छोड़कर लोग चले गए, लेकिन वो हाईवे पर बना हुआ है, तो वहां से आगे की तरफ निकलकर जाने वाले लोग वहां रुकते होंगे। यही कारण है कि वो बंद नहीं हुआ। उनसे पूछा जा सकता है। हम चारों सुबह ही उस लाइब्रेरी की तरफ निकले थे और वहां खाना खाने के बाद लाइब्रेरी के अंदर जो केयर टेकर था, हम उससे बात करने लगे और उस केयर टेकर ने जो बताया वो बेहद खौफनाक था। उसने भी कहा कि इस गोस्ट टाउन को लोग छोड़कर इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ पर कुछ खास उन्हें मिल नहीं पा रहा था। लेकिन कई साल पहले जब यहाँ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी, तब यहाँ पर एक ऐसा अंधा आदमी था जो काला जादू करता था और कहते हैं बिना आंखों से वो लोगों को देख पाता था। कुछ अंधविश्वासी लोग उसके पास जाते और वो उन्हें मार देता और उनकी लाश को घर के पीछे दफनाता। जब लोगों ने उसे पकड़ा, उसके बाद उसे भी कुछ लोगों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि वो अंधा था, किसी को नहीं लगा कि वो ऐसा कर सकता है। जब उसके घर के पीछे से लाशें निकली, फिर लोग उसे छोड़ने वाले नहीं थे। उसे जिंदा जला दिया गया और उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफनाया गया। लेकिन अगले दिन कहते हैं उसकी जो कब्र थी वो फटी हुई थी और उसके अंदर वो लाश मौजूद नहीं थी, जिसके बाद से लोगों ने फिर से कहा कि उन्हें वो अंधा आदमी नज़र आता है। शायद वो दोबारा जिंदा हो गया, लेकिन ये संभव नहीं है। उसकी लाश पूरी तरह से जल चुकी थी, उसकी सांसें रुक चुकी थी और इतना जला हुआ कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचता। यह बात सुनने के बाद शार्लेट ने मुझे गले से लगा लिया और फिर शार्लेट कहने लगी, चलो हम यहाँ से निकलते हैं, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये जगह बहुत खतरनाक है। वो आदमी अगर मर चुका है और मरने के बाद भी इस तरह घूमता है और लोगों का पीछा करता है, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हम सब ने यही डिसीज़न लिया, अपना सामान लेंगे और हम आज ही वहाँ से निकलेंगे। लेकिन टूको का कहना था, अगर उसने लोगों को मारा है तो उसे सज़ा देने का हक हमारा है। मैंने कहा, पुलिस खुद देखेगी, देखो वो हमारा पचड़ा नहीं है। हमें वहाँ से निकलना है तो निकलना है, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। टूको मान नहीं रहा था और कभी कभी टूको कुछ ऐसा करता है जिसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो मुझे उस पर भी ध्यान रखना था। हम घर की तरफ वापिस आ रहे थे। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी थी और रास्ते में पेड़ के नीचे हम खड़े हो गए। हमारे पास पूरा दिन था, हम वहाँ से आज ही निकलेंगे। और दिन के वक्त हमें वो आदमी नज़र नहीं आ रहा था, तो वहाँ पेड़ के नीचे मैं फ़ोन में तस्वीरें देखने लगा जो हमने घर में खींची, बाहर खींची, और हर एक तस्वीर में वो अंधा आदमी था, कहीं ना कहीं पीछे, कभी धुंधला तो कभी बिल्कुल साफ। लेकिन हर एक तस्वीर में ये देखने के बाद हम ये समझ गए थे उसने हमारा चुनाव कर लिया है। अब वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। हमें इकट्ठे रहना है और अगर हो सके जल्द से जल्द निकलना है। अब हम पेड़ के नीचे रुके हुए 1 घंटे तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे, तो हमने भीगकर घर की तरफ जाना सही समझा। हम भागने लगे थे और भागकर जब हम अपने घर पहुँचे, अपने सामान को समेटने लगे थे। सामान समेटने के बाद हमने गाड़ी में सामान रखा और उसके बाद हम जल्दी से यहाँ से निकलना चाहते थे। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, इसीलिए मैं गाड़ी थोड़ा धीमा चला रहा था। मैं नहीं चाहता था किसी तरह की कोई गलती हो।
अब इस शहर में मैं एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। जब से उस अंधे आदमी की सच्चाई पता लगी है, हम सब के होश उड़ चुके थे। तो धीमे धीमे गाड़ी चलाते हुए अचानक, जहां बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर सही से काम नहीं कर रहे, आगे मुझे 10 फुट से आगे तक कुछ नजर नहीं आ रहा, अचानक वो आदमी बिल्कुल सामने एक जगह खड़ा था। मैंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना करीब था कि मैं गाड़ी रोक नहीं सकता था। मुझे महसूस हुआ जैसे गाड़ी से उसको टक्कर लगी हो और वो पलटकर पीछे गिर गया। टूको कहने लगा, ये वही था ना? वही था। मैंने कहा हाँ। टूको कहने लगा, ब्रेक मार, चढ़ा दे उसके ऊपर, पीछे पीछे, बैक गियर डालकर चढ़ा दे उसके ऊपर, पीछे ही होगा वो। लेकिन वो पीछे कहीं नजर नहीं आया। मैं गाड़ी को रोकना नहीं चाहता था। मैं तो गाड़ी चलाता गया और हम वहां से काफी आगे निकल आए। मैं इंतजार कर रहा था कब हम हाईवे तक पहुंचेंगे, लेकिन ये रास्ता काफी ज्यादा सुनसान था और जंगली था। घुमावदार सड़क थी, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते मैं दूसरी तरफ से उसी शहर में पहुंच गया। मैं इन घरों को पहचानता था और मैं हैरान। सब कह रहे, ये तूने क्या किया? ये क्या दोबारा यहीं ले आया? हमारी गाड़ी हमारे घर के आगे से निकल रही और हमारे घर के अंदर की लाइट जल रही थी। हम डरे डरे और तब मैंने गाड़ी को तेज किया। मुझे लगता है मैंने कोई गलत मोड़ ले लिया यू टर्न से, तो हम घूमकर उसी शहर में वापस आ गए। इस बार मैं सही से चलाऊंगा। मैं गाड़ी को सीधा चलाने लगा और फिर से 15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद दोबारा हम शहर में ही थे। फिर से हमारे घर के आगे से हम निकल रहे थे। ना तो अब जीपीएस काम कर रहा था, ना फोन में रेंज आ रही थी, तो हम किसी को फोन कर भी नहीं सकते थे। गाड़ी मैंने घर के आगे रोकी हुई थी। हमें कोई नजर नहीं आ रहा, बारिश बहुत ज्यादा तेज। मैंने अपने दोस्तों को कहा, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। बादल ऐसे घिरे हैं जैसे अंधेरे का वक्त हो, स्ट्रीट लाइट भी चल रही हैं, लेकिन रात तो नहीं होनी चाहिए थी, अभी तो दिन ही था ना। जो मोबाइल का समय था, हर एक मोबाइल में अलग, हर एक घड़ी में अलग समय। हम घबराए और मैंने अपने दोस्तों को कहा, क्या हम घर के अंदर जाएं, दिन होने का इंतजार करें? टुको ने कहा, नहीं, गाड़ी चला, तू गाड़ी चला, मैं दिखाता हूं तुझे सही रास्ता, तूने गलत मोड़ ले लिया था। हम फिर से आगे गए। टुको इस बार बताता जा रहा, इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, लेकिन घूमकर फिर से हम शहर के अंदर थे और सड़क वही। मेरे घर के आगे से गाड़ी निकलने वाली थी। मैंने ब्रेक लगाई और कहा, अंधेरे का वक्त है, कुछ गड़बड़ हो रही है। मुझे लगता है हमें सड़क इस बारिश में सही से नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सड़क पर पानी भरा है ना, तो हमसे गलती हो रही है। लेकिन शार्लेट ने कहा, रास्ता तो एक ही है ना, कहीं पर कोई मोड़ तो आया ही नहीं, एक ही दिशा में तो हम गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम शहर में वापस आ गए? इस बात का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को कहा, घर में जाना है या दोबारा कोशिश करनी है? सन्नाटा था, जवाब कोई देना नहीं चाहता था। तो मैंने जल्दी से गाड़ी के दरवाजे को खोला और हम बाहर निकले। सामान लेकर मैं अंदर पहुंचा और घर में सामान रखा। एक एक करके सब घर के अंदर आ चुके थे और फिर हमने डिसाइड किया, जब बारिश रुकेगी, धूप निकलेगी, दिन का वक्त होगा, तब हम इस घर को छोड़कर जाएंगे। तब तक कोई बाहर नहीं देखेगा। अगर वो अंधा आदमी आसपास है तो हमसे दूरी बनाकर रखे हुए है, वो हमसे दूर है, हम उसके करीब नहीं जाएंगे। और टूको तू भी। टूको बहुत हिम्मत वाला था और गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन इस समय गुस्से की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि समझदारी की ज़रूरत थी। मैं नहीं चाहता था किसी को नुकसान हो और हम कोई गलत कदम उठाएं। हम सब एक ही कमरे में थे और एक दूसरे को देख रहे थे। शार्लेट कहने लगी थी कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन वो डरी हुई इतनी थी कि डर में नींद तो नहीं आनी चाहिए थी।
लेकिन फिर भी उसे नींद आई और वो बैठी बैठी ही आंखें बंद करके खर्राटे मारने लगी थी। लेकिन यह सिर्फ 10 सेकंड के लिए हुआ। हम सब देख रहे शार्लेट कर क्या रही है। और उसके बाद शार्लेट ने आंखें खोली थीं। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। पुतलियां नहीं, सफेद हिस्सा भी काला। और वो हंसने लगी जैसे सपने में हो। और उसने कहा, वो हम सबको देख रहा है, वो हम सबको देख रहा है। वो सिर्फ आंखों से ही नहीं देखता है, वो हमें महसूस कर सकता है। और एक झटके में शार्लेट की नींद खुली और वो हड़बड़ी में कहने लगी, क्या हुआ, क्या हुआ? तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं सो गई थी क्या? अचानक बहुत ज्यादा नींद आने लगी थी। अब बिल्कुल ठीक है। मैंने अपने दोस्तों को इशारा किया, कोई मत बताना। मैं नहीं चाहता था कि शार्लेट और ज्यादा डर जाए। हम सब जानते थे जो हमने अभी अभी देखा है, इसे हम शार्लेट को समझा नहीं पाएंगे और वो इतना डरेगी कि कोई गलती कर सकती है। लेकिन हम इकट्ठे ही थे, बेड पर बैठे हुए। उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। और फिर अचानक बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि लाइट चली गई। पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन हम सब ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ और हमारे पास कैंपिंग में इस्तेमाल होने वाली मोमबत्तियां थीं। तो हमने अपने उस कमरे में कुल 5 मोमबत्ती जलाई। अब अंधेरा नहीं था। हम एक दूसरे का हाथ पकड़े ऐसे ही बैठे हुए बस इंतज़ार कर रहे थे कब बादल छटेंगे, बारिश रुकेगी और हम सब यहाँ से निकलेंगे। हमें बाहर नहीं देखना था, हम किसी की तरफ नहीं देखेंगे। अचानक उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, दरवाज़ा बंद और अंदर से हमने कुंडी लगाई हुई थी। उसके बावजूद कहीं से हवा का झोंका आया और एक मोमबत्ती बुझ गई। मैंने इशारा किया, कोई हाथ नहीं छोड़ेगा, कोई हाथ नहीं छोड़ेगा, सब एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो। फिर एक और हवा का झोंका आया और इस बार 3 मोमबत्तियां बुझ गईं। सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी और हम सब बहुत ज़्यादा घबराए हुए। और मैंने टूको के माथे पर पसीना देखा। वो अगर सामने कोई उसे मारने के लिए भी आ जाए, वो डरता नहीं था बल्कि मुस्कुराने लगता था। खतरों से खेलना उसे पसंद था। इस बार मैंने उसे कांपते हुए देखा था। फिर हवा का झोंका पता नहीं कहाँ से आया और वो जो आखिरी मोमबत्ती थी वो भी बुझ गई। फिर अंधेरा, घुप अंधेरा। और मैंने कहा, सब आपस में बात करते रहो, हमें एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। और फिर अचानक टूको के चीखने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ इस कमरे से खींचकर बाहर की तरफ गई, जैसे कोई उसे खींच कर ले गया हो। चीखने की आवाज़ बड़ी दूर से आई थी। हम सब घबराए और अचानक लाइट आ गई। दरवाज़ा बंद था, कुंडी लगी हुई थी और जैसा मैंने बताया यहाँ कोई खिड़की मौजूद नहीं थी। लेकिन टूको यहाँ नहीं था। हम सब ने उस कमरे में अच्छे से देखा। ना दीवार में छेद हुआ था, ना यहाँ से अंदर आने का कोई रास्ता, ना बाहर जाने का रास्ता। टूको कहाँ गया? हमें एक दूसरे के हाथ को पकड़े कमरे से बाहर निकले, आवाज़ें लगाईं, लेकिन टूको ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या पता वो कहाँ चला गया? बिना दरवाज़ा खोले कमरे से बाहर कोई कैसे जा सकता है? ये वो घर था जहाँ मेरा बचपन निकला। मैं जानता हूँ इस घर की हर मजबूत कड़ी और कमज़ोर कड़ी। हमने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, जिसके बाद एलेक्स आंखें बंद करके बुड़बुड़ाने लगा जैसे वो किसी के काबू में हो। फिर उसने आंखें खोली और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। शार्लेट चीखने लगी थी
और हमारी आंखों के सामने जो एलेक्स था हवा में उड़ने लगा। ऊपर कोई उसे उड़ा रहा था और वो छत से चिपक गया और फिर बुड़बुड़ाने लगा, अगर आंखें खुली हों तो वो हमें देख सकता है, अगर आंखें खुली हों तो वो हमें देख सकता है। ये वो बुड़बुड़ाता गया। फिर वो छत पर सरकने लगा और सरकता सरकता एक तरफ गया, जैसे किसी चुंबक की शक्ति के कारण छत से चिपका हो। एक कोने में वो नीचे गिरा और जो पलंग के एक तरफ का नुकीला हिस्सा था उसके पेट के आर पार हो चुका था। पहले तो हमने उसे उससे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन खून इतनी तेजी से बहा था, कुछ सेकंड ही थे उसके पास, उसे बचाया नहीं जा सकता था। शार्लेट मुझसे पूछने लगी, वो क्या कह रहा था? हम नहीं बचने वाले, हम मरने वाले हैं। मैंने कहा मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो, चलो हम बाहर भागते हैं। हम दरवाजा खोलकर बाहर भागने लगे। गाड़ी में जाने से कोई खास फायदा नहीं होगा, हमें कहीं छिपना होगा। मैं शार्लेट को लेकर भागे जा रहा। मैं आगे आगे, शार्लेट पीछे पीछे। अचानक मुझे शार्लेट की पकड़ बड़ी हल्की महसूस हुई। उसने झटका मारा और मुझे रोका, और भागते भागते मैं सोच रहा था एलेक्स क्या कह रहा था। अगर उसकी आंखें खुली हैं तो वो हमें देख सकता है। नहीं, उसने कहा था अगर आंखें खुली हैं तो वो हमें देख सकता है, लेकिन उसकी तो आंखें हैं ही नहीं, काले गड्ढे हैं। क्या वो हमारे बारे में तो नहीं कह रहा था? अगर हमारी आंखें खुली हैं तो वो हमें देख सकता है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा था, मेरे हाथ को शार्लेट ने नहीं पकड़ रखा था, बल्कि उस अंधे आदमी ने पकड़ रखा था, और उसने एक हाथ में शार्लेट के सर को पकड़ा था, बालों से उसका सर धड़ से अलग किया था उसने। और मेरा दिमाग बड़ी तेजी से चला। एक ही तो कोशिश करना चाहता था। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर मैं कहने लगा, मैंने आंखें बंद कर ली, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मैं कुछ देख नहीं सकता, और तुम भी शायद मुझे देख नहीं सकते। मैंने रुमाल निकालकर अपनी आंखों को भींच लिया, बंद कर लिया, और उसने मेरे हाथ को छोड़ा। ना मुझे कोई आवाज सुनाई दी और ना ही मुझे कुछ हुआ। मैं एक सीध में चलना शुरू हो गया। चाहे मुझे डर लगता, चाहे कुछ भी होता, मैं रुकने वाला नहीं था, मैं देखने वाला नहीं था। घंटों गुजर गए, फिर कई दिन गुजर गए। मैं एक दिशा में चलता रहा, और जब मुझसे एक गाड़ी टकराई, मैं बेहोश हो चुका था और मेरी आंखें एक अस्पताल में खुली थीं। मुझसे पूछा जा रहा था क्या हुआ। मैं गायब था। मुझे ढूंढने की कोशिश पुलिस वाले कर रहे थे और मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई, क्या क्या वहां पर हुआ। लेकिन वो पशुपेश में थे। जैसी कहानी मैंने बताई थी वो सच नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक घोस्ट टाउन है, तो किसी से पूछा नहीं जा सकता। मैंने उन्हें कहा, उस रेस्टोरेंट में, उस लाइब्रेरी में वो केयर टेकर है, आप उससे बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा वो केयर टेकर मारा जा चुका है, उसकी लाश भी वहां पर मिली है, रेस्टोरेंट का ओनर भी मारा जा चुका है, वहां पर कोई नहीं बचा, सिर्फ तुम ही बचकर आए हो और लगता है तुमने ये सब किया है। लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, और जैसा वहां पर हुआ, इकलौता आदमी ऐसा कुछ कर नहीं सकता। और जिस हालत में मैं था, पुलिस वालों को मुझ पर यकीन भी होने लगा, लेकिन एक भूतिया कहानी पर कोई यकीन नहीं कर सकता था। लगभग 45 दिनों तक मुझे रिमांड में रखा गया, पूछताछ की गई, जिसके बाद मुझे आज़ाद कर दिया गया और किसी ऐसे पर इल्ज़ाम लगाया गया जो शायद एक सीरियल किलर हो सकता है। लेकिन मैं उस शहर से बचकर वापस आ चुका था। मुझे उससे बचने का तरीका पता लग गया था। फिर मैंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की, और अब मैं बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए उस शहर में कभी नहीं जाना चाहता था।
लेकिन उस शाम मुझे पता नहीं क्या सूझा था। मैंने खिड़की के पर्दे को हटाकर जब बाहर की तरफ देखा था, ये भीड़ भाड़ वाला वो शहर था जहां सड़क पर कई गाड़ियां निकल रही थीं और सामने वाले खंबे के पीछे मैंने उस अंधे आदमी को देखा था। उसका चेहरा मेरी तरफ ही था और मेरी सांसें रुक गई। मुझे नहीं पता मेरे साथ आगे क्या होगा। क्या मुझे अपनी आंखें निकाल लेनी चाहिए? क्या मुझे अंधा बन जाना चाहिए? इससे शायद मैं मरूंगा नहीं, कम से कम अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। अब मैं दोबारा इन आंखों से देखना नहीं चाहता। शायद वो अपनी आंखों से नहीं, हमारी आंखों से देखता है।